नमस्कार, मैं आशीष सिकरवार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल शानवी क्लासेस में। हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक समास। समास में आज हम पढ़ेंगे समास की परिभाषा। समास में हम पढ़ेंगे उसके भेद और संधि और समास में क्या अंतर है, इन तीनों चीज़ों की हम बात करेंगे। बहुत एक इम्पोर्टेंट बात हम सीखेंगे इसमें। काफ़ी जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, कैसे पूछा जाता है, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन जो आते हैं वो वास्तविक रूप से रॉन्ग होते हैं और हम भी उसके आंसर गलत देते हैं। वास्तविकता क्या है समास की, उस पर हम बात करेंगे। तो देखते हैं आपको इसमें कितना समझ में आता है, आपको कितना अभी तक ज्ञान था। ठीक है, उससे बात करते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं शानवी हिंदी क्लासेस से आगे। इसमें आप देखेंगे तो ये शानवी क्लासेस है। आपको इसमें हिंदी के साथ साथ जो अगर आपके अड़ोस पड़ोस में आपके यहाँ पे छोटे जो बालक या विद्यार्थी हैं, उनके लिए हम व्याकरण की सुविधा भी हमने स्टार्ट कर दी है और ऑल सब्जेक्ट स्कूल लेवल पर भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे। समास में अभी पढ़ेंगे परिभाषा और उसका भेद। समास, अगर हम परिभाषा की बात करें तो समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण से है। संक्षिप्तकरण क्या होता है? संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा 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 होता है शब्द। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा। तो हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, शब्द यहाँ से क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। मैंने ये क्यों बोला कि शब्द इंपॉर्टेंट वर्ड है? क्योंकि जब हम संधि की बात करेंगे तो संधि की परिभाषा में दो या दो से अधिक वर्ण की बात करेंगे। वर्ण, अगर वर्ण की बात कर रहे हैं तो ये कहलाता है आपका संधि, और अगर आप वर्ण की बात ना करके शब्दों की बात कर रहे हैं तो ये कहलाता है आपका समास। ठीक है। और क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है, मतलब बड़ी बड़ी लाइन को आप दो शब्दों में लिख देते हैं। ठीक है ना, बहुत बड़ी लाइन है, आपकी पूरी एक लाइन है का कोई वो लाइन है और उसको आप केवल दो या तीन वर्डों में लिख रहे हैं, तो वो क्या होता है? संक्षिप्तीकरण उसको कहते हैं। तो व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है रसोई के लिए घर। ये इतना एक रसोई के लिए घर, ये हुआ। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रसोई घर। इसका मतलब है कि ये जो शब्द है रसोई घर, ये क्या कहलाएगा आपका? ये आपका कहलाएगा समास। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये कैसा है? ये संक्षिप्त रूप है। जब ये संक्षिप्त रूप है तो इसे हम कहेंगे समास। ठीक है। अब ऐसा एग्जाम्पल और लेते हैं, राजा का पुत्र। ये आप जानते हैं ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, तत्पुरुष में आता है। राजा का पुरुष, राजा का पुत्र, तो इसे हम क्या बोलते हैं? राजपुत्र। तो राजपुत्र जो शब्द है ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका समास, क्योंकि ये बहुत छोटा रूप है। ठीक है, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। कैसे आता है इसके हम बाद में बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो लिखा हुआ है कि समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। कैसे? अभी देखते हैं। तो समास के जो नियम होते हैं, उस नियम की सहायता से जो भी आप बनाते हैं शब्द, उसे कहते हैं सामासिक शब्द। इसे समस्त पद भी कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, काफ़ी सारी बुकों में इसका वर्णन नहीं होता है। ये क्या होता है अभी हम समझते हैं। अगर आप देखेंगे बहुत सारी बुकों में इसके बाद में वर्णन नहीं होता है कि समासिक शब्द क्या होते हैं, समस्त पद क्या होते हैं। मैं आज आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ। तो समास के नियमों से निर्मित कोई भी शब्द होता है उसे क्या बोलते हैं? सामासिक शब्द कहते हैं। इसे हम समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। आप अगर देखेंगे ज़्यादातर तत्पुरुष समास में विभक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हम अव्ययभाव समास की बात करें या द्वंद्व समास की बात करें या हम द्विगु समास की बात करें तो उसमें जो शब्द जो लोप हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं विभक्तियाँ। अब देखें राजपुत्र, इसे अभी मैं देखा था, ये क्या होता है? राजा का पुत्र। आप देखेंगे कि इसमें विभक्ति क्या है? इसमें विभक्ति क्या है? का। जो का जो विभक्ति है वो क्या है? वो संबंधवाचक है। ठीक है। तो ये जो विभक्ति आप देख रहे हैं, ये विभक्ति क्या हुई? लोप हो जाती है। तो समास के होने के बाद, जब समास राजा का पुत्र जो समास बना वो क्या बना? राजपुत्र। तो समास होने के बाद जो का जो विभक्ति है वो क्या हो गई? लोप। लोप का मतलब होता है छुप जाना। अब आते हैं समस्त पद क्या होता है।
देखिए राजा का पुत्र, आपने इसको क्या बोला, ये क्या है, राजपुत्र। तो इस राजपुत्र को हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोलते हैं समस्त पद। इसे हम क्या बोलते हैं, समस्त पद। और जिस कारण से हुआ उसे बोलते हैं समास। तो राजा का पुत्र छोटा हो गया तो ये समास हो गया, लेकिन बना क्या, राजपुत्र, तो इसे हम बोलते हैं समस्त पद, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, सामासिक पद भी हम इसको कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है समास रचना में दो पद होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर, काफी बार क्वेश्चन आया है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो एक आता है ऑप्शन में 6, एक आता है 4, एक आता है 5, एक आता है 3। तो वास्तविक रूप से समास के 4 भेद ही माने जाते हैं। वास्तविक रूप से समास के 4 भेद ही माने जाते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन और उसके आंसर के हिसाब से अलग अलग तरीके कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। समास में आपको क्या बोला कि समास में 2 पद होते हैं। समझते हैं फिर से इसको कैसे। जैसे आपको लिखा गया, आपने काफी बार अभी एग्जाम्पल पढ़ा है राजपुत्र में, उसी एग्जाम्पल को लेके बात करते हैं। तो ये आपका राजपुत्र एक शब्द है, पहला आपका ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया, तो 2 पद हो गए राजपुत्र। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है, मतलब आप जो इसे देख रहे हैं राज, ये क्या हुआ आपका, ये क्या हुआ, पूर्व पद। और दूसरे पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, अब देखें दोनों, इन दोनों से जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, समस्त पद। जैसे रसोई, घर, ये 2 पद हैं, इन 2 पदों के संयोग से बना है, क्या बना है, रसोई घर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, समस्त पद कहेंगे। तो रसोई के लिए घर, ये जो के लिए है, ये के लिए क्या हो गया, ये लुप्त हो गया है, ये विभक्ति है। जब विभक्ति होती है तो वो लुप्त हो जाती है, कब, जब हम समास बनाते हैं। तो रसोई ये पहला पद है, घर ये दूसरा पद है, दोनों मिलकर क्या बनाया, समस्त पद, एक नया पद बनाया, उसे क्या बोलेंगे, समस्त पद कहेंगे। ठीक है, तो समास रचना में 2 पद इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला और दूसरा, दोनों ही मिलकर एक नया पद बनाते हैं और नए पद को बोलते हैं समस्त। जैसे हाथ के लिए कड़ी, ये पहला पद क्या है, हाथ, दूसरा पद क्या है, कड़ी, और ये क्या बन गया, हथकड़ी। तो हथकड़ी क्या है, ये क्या है, समस्त पद है। हथकड़ी क्या बन गया, समस्त पद बन गया। नील ये पहला पद है, नील, कमल क्या है, ये दूसरा पद है, तो ये क्या बन गया, नील कमल। तो नील और कमल क्या बन गया, नील कमल। तो नील कमल क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, बिल्कुल सही बात है, ये आपका कहलाएगा समस्त पद। ठीक है, ये आपका कहलाएगा समस्त पद कहलाएगा। बस चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं समास के भेद। पदों की प्रधानता के आधार पर, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। एसआई की अगर मैं बात करूं, ये चाहे आप यूपीएसआई की बात करें या बिहार की बात करें या राजस्थान की बात करें या एमपी की बात करें या नॉर्मल कोई भी एग्जाम है, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने होते हैं। वास्तविक बात करें तो क्वेश्चन में आना चाहिए समास के कितने भेद होते हैं, तो 4 ही होते हैं, चाहे वो पदों के आधार पर हो या ना हो। लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग रूप में इसको माना गया है, मैं आपको अभी बात बताता हूँ इसको। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के होते हैं 4 भेद। जैसे मैंने कहा था कि हमेशा 2 पद होते हैं इंपोर्टेंट, पहला और दूसरा। ये पहला है और ये कौन सा है, दूसरा। ठीक है, तो पूर्व पद अगर प्रधान, मतलब अगर ये वाला पद प्रधान है तो इसे हम क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब अगर पहले पद की प्रधानता हो रही है, इसी के कारण अगर समास बन रहा है तो इसे कहेंगे अव्ययी भाव समास। क्या होते हैं ये बाद में बात करेंगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। उत्तर पद प्रधान मतलब अब आता है सेकंड वाला, ये वाला। अगर हम इसकी बात करें तो इसे बोलेंगे उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा वाला पद। अगर दूसरा वाला पद आपका प्रधान है, मतलब ये वाला पद अगर प्रधान है, तो इसे हम कहेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के ही ये अंग माने गए हैं। क्या अंग माने गए हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। तो आप सोच रहे होंगे 6 क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि तत्पुरुष समास के अंग हैं। इन दोनों में ही, कर्मधारय समास और द्विगु समास दोनों में ही द्वितीय पद या उत्तर पद ही प्रधान होता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के 2 अंग कौन कौन से हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। अब आते हैं नेक्स्ट, दोनों पद प्रधान, मतलब पहला वाला भी प्रधान है और दूसरा वाला भी प्रधान है। दोनों का होना इंपॉर्टेंट है, दोनों की वजह से ही समास बनेगा, तो उसे हम कहेंगे द्वंद्व समास। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कहेंगे द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है आपको पता है, और या अथवा शब्द आते हैं।
और क्या होता है इसके बाद हम बाद में बात करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। अगर हम देखें, अब हम बात करेंगे बहुब्रीहि समास की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि ना तो पहला पद, ये वाला पद भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और दूसरा पद, ये पद भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे समझ में आ रहा है ना, पहला पद इंपॉर्टेंट था तो अव्ययीभाव समास, दूसरा पद इंपॉर्टेंट था तो तत्पुरुष समास, और दोनों ही इंपॉर्टेंट थे तो द्वंद्व समास। लेकिन अब हमारे लिए ना तो पहला पद इंपॉर्टेंट है, ना हमारे लिए दूसरा पद इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हमारे लिए इन दोनों में से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, जब ये इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम किसी दूसरे को मान रहे हैं। मतलब एक कोई तीसरा पद हमने ले लिया, किसी भी तीसरे पद को ले लिया और इसको कह रहे हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट ना होके कोई दूसरा, मतलब कोई तीसरा पद इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, ये हमारे लिए हो गया बहुब्रीहि समास। आपने काफी बार सुना होगा, जैसे एक शब्द आता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पीताम्बर। आपने नाम सुना होगा पीताम्बर के बारे में, है ना। शब्द क्या है, पीताम्बर। तो क्या बोलते हैं पीताम्बर में, मतलब क्या हुआ, पीला है जो अंबर, ये तो ऐसे बोलते हैं। और एक बोलते हैं पीला है जिसका अंबर, क्या बोलते हैं, पीला है जिसका अंबर। तो हमने ना तो पीले की बात कर रहे हैं, ना हम अंबर, अंबर मतलब वस्त्र की बात कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, ना तो हम पीले की बात कर रहे हैं, ना हम वस्त्र की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कृष्ण की या विष्णु की या राम की, जो भी चाहें। तो यहाँ पर हम किसी तीसरे पद की बात कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं बहुब्रीहि समास, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होते, ये तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इनको बहुब्रीहि समास, इनको हम कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि भाई समास और संधि में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि समास और संधि में आप अंतर बताएं। तो देखिएगा, दोनों में ज़्यादा पहले बात करता हूँ संधि की, संधि में क्या है और समास में क्या है, दोनों की बात करते हैं। चलिए, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, जबकि यहाँ देखें संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व है। इसमें दो वर्ण होते हैं। मैंने बात की थी स्टार्टिंग में कि संधि की बात करेंगे तो वर्ण की बात करेंगे, और समास की बात करेंगे तो शब्दों की बात करेंगे। तो इसमें कहीं पर एक तो कहीं पर दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाता है। आप जब आगे हम अभी संधि पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा, कभी आगे वाले वर्ण में परिवर्तन होता है, कभी पीछे वाले में होता है परिवर्तन, कभी दोनों वर्ण मिलकर एक नया वर्ण बना देते हैं। तो ये क्या हुआ, आपका संधि होता है। तो कहीं पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है। संधि किए हुए शब्दों को तोड़ने को, मतलब जब संधि है, जैसे आपने बोला भाई हिमालय, ठीक है, आपने क्या बोला, हिमालय। तो हिमालय को हम क्या तोड़ेंगे, हिम, ठीक है, प्लस आलय। तो आपने हिमालय को तोड़ा ना, तो हिमालय को जब आपने तोड़ा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, विच्छेद, संधि का विच्छेद, अलग करना। और समास को जब हम अलग करते हैं उसे बोलते हैं समास विग्रह। तो जब हम संधि को तोड़ते हैं तो उस क्रिया को कहते हैं विच्छेद करना। तो संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल अर्थ बदल जाता है। जैसे पुस्तक और आलय, ये पुस्तक किताब है, आलय ये घर है, लेकिन जैसे हमने इन सबको मिलाया तो ये क्या करेगा, पुस्तकालय, एक अलग वर्ण बन गया पुस्तकालय। तो यहाँ पर पुस्तकालय संधि हो गई। और अगर हम इसको तोड़ें पुस्तक और आलय में, इसे बोलते हैं संधि विच्छेद कहते हैं इसको। चलिए अब बात करते हैं समास की। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। मैंने अभी आपसे कहा था कि यहाँ पर संधि का क्या अर्थ होता है, मेल, और यहाँ पर समास का क्या अर्थ है, यहाँ पे संक्षेप। संक्षेप मतलब छोटा करना। चलिए, तो समास में वर्णों के स्थान पर, अभी देखो संधि में क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि समास में वर्णों के स्थान पर पद का महत्व होता है। पद मतलब शब्दों का महत्व होता है। दो या दो से अधिक पद मिलकर एक समस्त पद बनाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था राजा का पुत्र, इसमें पद हैं, अलग अलग पद हैं, ठीक है, लेकिन क्या बना, राजपुत्र बना। तो राजपुत्र क्या बन गया, समस्त पद बन गया। और इनके बीच विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, तो विभक्ति क्या थी इसमें, का थी, ये क्या हो गई, लोप हो गई, ठीक है, तो विभक्ति का लोप हो जाता है। समस्त पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, समास विग्रह। अगर हम संधि को तोड़ेंगे तो विच्छेद कहलाता है,
और अगर हम समास को तोड़ेंगे तो विग्रह कहलाता है। समास में बने हुए शब्दों के मूल अर्थ को परिवर्तित भी किया जा सकता है, जैसे संधि में होता है वैसा इसमें भी हम परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये परिवर्तित भी नहीं होते, जैसा है वैसा ही रहता है। अब आते हैं एग्जाम्पल की ओर। विषधर, विषधर, विष मतलब पता है जहर, धर मतलब धारण करने वाला, तो विष को धारण करने वाला। अब देखें, ना तो हम विष की बात कर रहे हैं अब, और ना बात कर रहे हैं धारण की, हम बात किसकी कर रहे हैं, शिव की। तो ये कौन सा है, ये आपका हो गया, आपको पता है ये कौन सा हो गया, ये आपका हो गया बहुब्रीहि समास। तो टोटल आपके जो होते हैं इस प्रकार से कि पदों के आधार पर इसके 4 भेद माने जाते हैं, लेकिन वास्तविक अगर क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पदों के आधार पर समास के भेद, तो आपको पता है कि आपको आंसर देना है 4। क्या देना है, 4 आंसर देना है आपको। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि कुल कितने होते हैं, तो आपको पता है कि समास कुल कितने होते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन तो आप बोलेंगे समास होते हैं कुल 6। अब क्या करें, ये क्वेश्चन आया हुआ है और 6 को प्रधानता मानी गई है, जब आप बोलेंगे कुल कितने होते हैं, ठीक है। तो देखें, अगर ध्यान रखिएगा कुल पूछा जाए तो आप 6 बोल दीजिएगा, लेकिन अगर बात कर रहे हैं पदों पर तो आपको बोलना कितना है, 4 ही बोलना है। वास्तविक 4 ही होते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं तो मैं आपको बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अपने जितने भी मित्रगण परिवार में हैं या जो भी आपके सगे संबंधी होते हैं उनको शेयर भी कीजिएगा। ये वीडियो आपके जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो 6 से लेकर आपके 12th क्लास तक हों, उन सभी के व्याकरण में ये चीज़ें आती हैं, या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो हिंदी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट। मतलब समाज जो है एक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं वहाँ से लेकर जो कंपटीशन पढ़ रहे हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप सभी को शेयर कीजिएगा, पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।